गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑडिट कि अंकेक्षण के क्या क्या प्रकार हैं। तो बेटा बेसिकली ना दो बेसिस हैं जिनके ऊपर हम ऑडिट की क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला बेसिस है अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि जो व्यवसाय है अगर उसके संगठन की दृष्टि से देखें तो क्या क्लासिफिकेशन रहेगी, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी, अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो हमारी क्या क्लासिफिकेशन रहेगी ऑडिट की। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिट है वो 4 भागों में बटा हुआ है: स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। एक एक करके इन चारों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये कहते हैं ऑडिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लीगली मैंडेटरी अंडर एनी इनैक्टमेंट। बेटा कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, स्पेसिफिक लीगल इनैक्टमेंट के तहत बनती हैं, विशिष्ट अधिनियम किसी विशिष्ट कानून के तहत बनती है और उनकी वर्किंग भी उन्हीं कानूनों के प्रोविजंस के अनुसार ही चलती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पेसिफिक लीगल इनैक्टमेंट के तहत बनी है, विशिष्ट अधिनियम के तहत बनी है, जब उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। कंपल्सरी है बेटा, लीगली मैंडेटरी है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाना। इस ऑडिट के अंदर स्कोप ऑफ हमारा जो स्कोप रहेगा ऑडिट का, क्वालिफिकेशंस या डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की राइट्स और उसकी ड्यूटीज़, रेम्यूनरेशन जो ऑडिटर को मिलेगी, और कोई भी ऑडिट से रिलेटेड मैटर आपकी इनैक्टमेंट में ही क्लियरली लिखा होगा जिस इनैक्टमेंट के तहत ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई है। तो जिस अधिनियम जिस कानून के तहत ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस्टेब्लिश हुई है वहीं आपकी ये सारी चीज़ें भी क्लियरली मेंशन्ड होंगी। सच इनैक्टमेंट्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एन एग्रीमेंट। हम किसी भी एग्रीमेंट के तहत इन अधिनियमों को, इन कानूनों को बदल नहीं सकते, ना ही हम ऑडिटर की राइट्स और ड्यूटीज़ को घटा सकते हैं। कोई भी अग्रीमेंट से हम ऑडिटर के जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम म्यूचुअल अग्रीमेंट से उन्हें बढ़ा ज़रूर सकते हैं। अब मैंने बताया क्योंकि ये लीगली मैंडेटरी है तो इसीलिए हम इसे कंपल्सरी ऑडिट भी कहते हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे किसी पिछले एक्ट के तहत बनी थी, बैंकिंग कंपनीज जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के तहत बनी है, इंश्योरेंस कंपनीज जो इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1938 के तहत बनी है, पब्लिक और चैरिटेबल ट्रस्ट्स जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत बने हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए ऑडिट कराना लीगली कंपल्सरी है और इस ऑडिट को हम कहेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसके बाद आता है बेटा प्राइवेट ऑडिट। अब ऐसी भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाएं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस फिर भी अपने अकाउंट्स ऑडिट कराती हैं तो इसे हम कहेंगे वॉलेंट्री ऑडिट। वॉलेंट्री ऑडिट क्यों कहा, क्योंकि आपकी इच्छा पर है, इसीलिए ऐच्छिक अंकेक्षण भी हम इसे कहेंगे। अब इस तरह के ऑडिट में ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या राइट्स हैं ये डिटरमाइन होंगे ऑडिट अग्रीमेंट के ही तहत। क्यों हम ऐसे ऑडिट, क्या उद्देश्य होता है हमारा वॉलेंट्री या प्राइवेट ऑडिट करवाने का? हमें फ्रॉड्स और एरर्स डिटेक्ट करने हैं, हमें अपनी टैक्स लाइबिलिटी असेस करनी है, हमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को सेटिस्फाई करना है। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है कि हम वॉलेंटरली अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं प्राइवेट ऑडिट के अंदर? ऑडिट ऑफ अ सोल ट्रेडर्स अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसके तहत लीगली कंपल्सरी नहीं है आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाना, लेकिन एक सोल प्रोप्राइटर अपने अकाउंट्स ऑडिट करवा सकता है अगर वह चाहे तो
तो इसके अंदर भी क्या स्कोप होगा ऑडिट का, ऑडिटर की क्या राइट्स और ड्यूटीज होंगी, वो डिपेंड करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑडिटर और सोल प्रोप्राइटर के बीच। दूसरा है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म को भी कंपलसरी नहीं है, लीगली ऑप्शनल है अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाना, लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, उन्हें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है कि प्रॉफिट किस रेट में शेयर होगा पार्टनर्स के बीच में, या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो अकाउंट्स की सेटलमेंट करनी है, तो उस वक्त पर ऑडिटेड अकाउंट्स बहुत यूजफुल रहते हैं। और तीसरा है ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। कई तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं बेटा जिनकी बहुत लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, उनके आय और व्यय दोनों ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जब इस तरह के लोगों के अकाउंट्स ऑडिट होते हैं तो वो उनको हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वो अपना काम पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने एजेंट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, अपने एजेंट्स की सहायता से काम कर रहे होते हैं, जैसे रेंट कलेक्टर्स हो गए, स्टेट मैनेजर्स हो गए। इन लोगों को भी अपने और अकाउंट्स ऑडिट करा लेने चाहिए ताकि इन्हें पता चल जाए कि जो इनका काम है वो पूरी ऑनेस्टी के साथ हो रहा है। कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे क्लब्स हो गए, वेलफेयर सोसाइटीज़ हो गई, ये भी अगर चाहें तो अपनी इच्छा से अपने अकाउंट्स ऑडिट करवा सकती है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑडिट। बेटा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस का जो ऑडिट किया जाता है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट मेंटेन करती है जिसे हम कहते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अकाउंट्स को ऑडिट करता है। इस अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट के जो चीफ ऑफिसर हैं उन्हें हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। कैग को कौन अपॉइंट करता है? कैग को अपॉइंट करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट्स की ऑडिटिंग में, इनकी राइट्स और ड्यूटीज़ डिसाइड करेंगे पार्लियामेंट या कोई भी इनैक्टमेंट जो पार्लियामेंट ने पास की है। अब एक बात बताइए, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, क्या वो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन, हर स्टेट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स ऑडिट कर सकते हैं? एक इंसान इतना तो नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए हर स्टेट के अंदर एक सेपरेट ऑफिस बना है, अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस। ये जो अकाउंटेंट जनरल हैं ये रिपोर्ट करेंगे हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। तो जो हमारे अकाउंटेंट जनरल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं और अपनी जो रिपोर्ट है वो कैग को प्रोवाइड करते हैं। अब जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट कैसे सबमिट करते हैं? अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो फिर आगे रिपोर्ट भेजेंगे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं तो ये रिपोर्ट सबमिट होगी स्टेट गवर्नर को, जो कि आगे जाएगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और इसके बाद लास्ट है इंटरनल ऑडिट। अब बेटा कुछ इंस्टीट्यूशंस इस तरह से होते हैं कि जैसे वो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं ना, वैसे ही वो ऑडिटर्स को भी अपॉइंट कर लेते हैं। तो पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या कर रहे हैं? एग्जामिन कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन की, बाय इट्स एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड इन द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटर्स। एग्जामिनेशन कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़, जिनको ऑडिटर की कैपेसिटी में, ऑडिटर के रूप में हमने अपॉइंट किया है, इसे हम कहेंगे इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या होता है कि कंपनी जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करती है और वो कंपनी के एम्प्लॉय ही होंगे जो कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करेंगे। क्यों करते हैं हम इंटरनल ऑडिट?
to examine the accounts with the aim of removing any inaccuracy or irregularity. अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गलती है तो हम उसे चेक करके उसे रिमूव कर सकते हैं। अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फ्रॉड्स हैं, कोई एरर्स हैं, कोई अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन है तो उसे टाइम रहते ठीक कर सकते हैं। एंड स्ट्रेंथनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और इंटरनली जब हम ऑडिट कर लेंगे तो जो हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसे हम मजबूत कर सकते हैं। तो जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं बेटा वो परमानेंट ऑडिटर्स हैं, और ये जैसे हमारे एम्प्लॉयज सैलरी लेते हैं वैसे ही ऑडिटर्स भी सैलरी लेते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होने चाहिए, उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करते अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन सजेशंस देते रहते हैं मैनेजमेंट को कि अकाउंट्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, तो हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस के बेसिस पर ऑडिट किस किस प्रकार से डिवाइडेड है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर ऑडिट की क्या क्लासिफिकेशन है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो ऑडिट है वो 8 तरह से हो सकता है। हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट यानी पूर्ण अंकेक्षण। कंप्लीट ऑडिट का मतलब है डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक पीरियड। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो एक स्पेसिफिक पीरियड की हैं, जैसे सपोज 1 साल की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इन डेप्थ गहन जांच डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जाती है तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट ऑडिट। इसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन, सारी एंट्रीज, सारी बुक्स, उनके टोटल्स, बैलेंसेस, सारे वाउचर्स, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स की गहन जांच होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ट्रांजैक्शन बच गई, किसी अकाउंट को हमने मिस कर दिया या कोई डॉक्यूमेंट हमने छोड़ दिया, नहीं, डिटेल्ड एग्जामिनेशन है इन सब चीज़ों की, इसे हम कहते हैं कंप्लीट ऑडिट। दूसरा आता है पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम सिर्फ किसी स्पेसिफिक पार्ट की एग्जामिनेशन कर रहे हैं, या ओनली बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेट्स से हम सिर्फ परचेज बुक की एग्जामिनेशन कर रहे हैं, या कैश बुक की एग्जामिनेशन कर रहे हैं, या सेल्स बुक की एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो हम सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन नहीं कर रहे। या हम सिर्फ और सिर्फ जो बुक्स हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीने इस पर्टिकुलर पीरियड की बुक्स की एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हम पूरे साल की जांच नहीं कर रहे। इसे हम कहेंगे पार्शियल ऑडिट। ये कंप्लीट नहीं है बेटा, ये रहा हमारा आंशिक अंकेक्षण। अब जो पार्शियल ऑडिट है बेटा, उसकी कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस तो है नहीं, क्योंकि इसमें आप कंप्लीट चेकिंग तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो जो ऑडिटर है उसे अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन करना पड़ेगा कि उसने जो रिपोर्ट बनाई है वो आंशिक अंकेक्षण करके ही बनाई है, और पार्शियल ऑडिट से जो निकल कर आया वही उसने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है। अगर ऑडिटर ये मेंशन नहीं करता और उसकी रिपोर्ट पढ़ के, उसकी रिपोर्ट पर अमल करके किसी भी पर्सन को डैमेज होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो ऑडिटर उसके लिए लायबल होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेटा कंटिन्यूअस ऑडिट की। कंटिन्यूअस ऑडिट यानी चालू अंकेक्षण क्या है? हम इसमें क्या करते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर और एट इरेगुलर और रेगुलर इंटरवल्स। कंटिन्यूअस से वर्ड से ही आपको समझ आ गया होगा कि सारा साल चलेगा। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी एग्जामिनेशन करेंगे पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर हमारी एग्जामिनेशन होगी,
चाहे वो रेगुलर इंटरवल्स पर हो, सारा साल हर महीने हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, या इरेगुलर इंटरवल्स पर हो, एक बार हमने 2 महीने में कर लिया, एक बार 15 दिन में, लेकिन वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल चलेगा। इसे हम डिटेल्ड या रनिंग ऑडिट भी कहते हैं। जो कंटिन्यूअस ऑडिट है इट विल स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जैसे लेट्स से 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ एंड इट गोज ऑन टिल द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च 2020 पर कंटिन्यूअस ऑडिट खत्म होता है। अब ऑडिटर कंटिन्यूअसली अगर ऑडिट कर रहा है तो ऐसा थोड़ी ना वो एक कंपनी में सारा साल बैठा रहेगा, ऑडिटर के पास और भी तो बहुत सारे काम है। तो क्या होता है इसके अंदर, जो ऑडिटर है वो अपने ऑडिट स्टाफ को भेज देता है क्लाइंट के ऑफिस में। वो जो ऑडिट स्टाफ है वो उस क्लाइंट के ऑफिस में पूरा साल रहता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता रहता है। और ऑडिटर जो है वो विजिट करता है कभी जब भी उसकी ज़रूरत है, कभी इंस्पेक्शन के लिए आ गया, कभी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आ गया काम को सुपरवाइज करने के लिए। सूटेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट कब उपयुक्त है, कब ज़रूरी होता है? पहला है वेयर द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज। बेटा जब बहुत बड़ा बिजनेस है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन होती है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, तो सारी ट्रांजैक्शंस को साल के एंड में जांच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कंटिन्यूअस ऑडिट का यूज़ होता है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हम साथ के साथ उनकी जांच करते जा रहे हैं। वेयर द फाइनल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड अर्ली। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बेटा जहां P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो क्लोजिंग ईयर, जैसे ही ईयर ख़त्म हो रहा है उसी वक्त हमें वो चाहिए होती हैं। जैसे बैंकिंग कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो अगर ईयर ख़त्म होने के बाद हम ऑडिट कर रहे हैं तो वो फाइनल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स कब जाके बनेंगी? तो ऐसे टाइम पर कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत फ़ायदेमंद होता है। Where the internal checking system is unsatisfactory। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां इंटरनल चेकिंग सिस्टम है ही नहीं, या इंटरनल चेकिंग सिस्टम है तो लेकिन संतोषजनक नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उससे, तो उस वक्त आप टेस्ट चेकिंग पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूअस ऑडिटिंग ही करनी पड़ेगी। वेयर इंटेंसिव चेकिंग इज नेसेसरी। कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनमें पिछले साल का रिकॉर्ड चल रहा है कि जिसके तो पिछले साल भी फ्रॉड निकल के आया था, पिछले साल भी गलती हो गई थी, पिछले साल भी फंड्स की चोरी हो गई थी। ऐसी जगह पर कंटिन्यूअस ऑडिट की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि आपको गहन डिटेल्ड चेकिंग करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। वेयर इंटरिम अकाउंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड। कई बार क्या होता है बेटा, हमें अंतरिम अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, मंथली बनाने हैं, क्वार्टरली बनाने हैं, 6 महीने में बनाने हैं, सेल्स के बनाने हैं, परचेज के या प्रोडक्शन की, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। तो जहाँ भी आपको अंतरिम खाते बनाने हैं वहाँ कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत उपयुक्त है। इसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं कंटिन्यूअस ऑडिट की। पहली है डिटेल्ड एंड इंटेंसिव चेकिंग। बेटा अगर क्योंकि ऑडिट जो है वो सारा साल चलता रहता है, इट गोज ऑन थ्रू आउट द ईयर, तो जब सारा साल आप किसी चीज़ की चेकिंग करोगे तो आप बिल्कुल विस्तृत और गहन जांच कर सकते हो। दूसरा है अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। क्योंकि जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हम साथ साथ उसे चेक करते जा रहे हैं, तो कोई भी एरर या फ्रॉड को हम होने से रोक सकते हैं। प्रिलिमिनरी स्टेज पर, पहली ही स्टेज पर हम एरर या फ्रॉड को पकड़ सकते हैं और उसे होने से रोक सकते हैं। नॉलेज ऑफ द वर्किंग प्रोसीजर। हमें कार्य प्रणाली पता चल जाती है बेटा ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों? क्योंकि जो ऑडिटर है वो बार बार आ रहा है, कंपनी के बारे में जानता जा रहा है, तो उसे कंपनी की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है। कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, इसके बारे में डिटेल में नॉलेज हो जाती है और वही उसके बेसिस पर अपने सजेशंस मैनेजमेंट को दे सकता है जो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकते हैं। मॉरल इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज को पता है कि अकाउंट्स जो है वो पूरा साल ही ऑडिट हो रहे हैं और कोई भी अगर उनसे गलती होगी तो वो साथ की साथ ही पकड़ी जाएगी,
तो जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। वो जो अपना काम है पूरी सच्चाई से, पूरी निष्ठा से और रेगुलरली अपना काम करते रहते हैं। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अगर हम कंटिन्यूस ऑडिट करते हैं तो जैसे जैसे अकाउंटिंग हो रही है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वैसे वैसे उसकी ऑडिटिंग हो जा रही है। तो फाइनल अकाउंट्स जैसे ही बनेंगे उसके साथ ही हम उन्हें प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑडिटेड होंगे। तो जो प्रेजेंटेशन है फाइनल अकाउंट्स की वो टाइमली हो पाएगी। कन्वीनियंस इन ऑडिट। जो ऑडिटर है वो सारा साल ऑडिटिंग कर रहा है, अकाउंट्स भी उसके सामने है, साथ के साथ वो अकाउंट्स टैली कर पा रहा है, उसके पास अपना ऑडिट स्टाफ है, उसका ऑडिट स्टाफ उसके लिए काम कर रहा है। तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा सहायता हो जाती है, उसको बहुत हेल्प मिल जाती है, सुविधा हो जाती है अपनी ऑडिटिंग करने में। अर्ली प्रेपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स। मैंने आपको बताया था अंतरिम खाते जहाँ भी यूज़ होते हैं, अगर सपोज डायरेक्टर्स को अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस शेयर करनी है शेयर होल्डर्स के साथ किसी भी फाइनेंशियल अकाउंट के बीच में, तो उनको अंतरिम खाते बनाने पड़ रहे हैं। तो अंतरिम खाते जो हैं वो जल्दी बन जाएंगे कंटिन्यूस ऑडिट के साथ। वैल्यूएबल सजेशंस बाय द ऑडिटर। बेटा जो ऑडिटर है वो सारा टाइम कंपनी के साथ टच में रहता है, बार बार आता रहता है, कंपनी के बारे में सारी डिटेल उसे पता रहती है। तो वो बहुत बहुमूल्य सलाह दे सकता है कि कैसे हम अपनी ऑडिटिंग, कैसे हम अपनी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करें, क्या आपकी कंपनी की डेफिशिएंसी है, क्या आपकी कंपनी में कमियां हैं, कैसे आप उन्हें सुधार सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहेंगी कंटिन्यूअस ऑडिट की। सबसे पहला है ऑल्टरेशन इन फिगर्स। ऑल्टरेशन इन फिगर्स का क्या मतलब है, हम जो अंक हैं, जो फिगर्स हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? कंटिन्यूअस ऑडिट में सपोज पहले मंथ में ही ऑडिट हो गया, तो जो फर्स्ट मंथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हुई वो दोबारा तो ऑडिट हो नहीं रही। तो एम्प्लॉयज़ को भी पता है कि ये बुक्स तो ऑडिट हो गई, तो वो उन फिगर्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, टैम्परिंग कर सकते हैं, उन अंकों को परिवर्तन कर सकते हैं बेईमानी की वजह से। ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। अब ऑडिटर है, बार बार आता है, बार बार कंपनी में आता है, बार बार एम्प्लॉयज से बात करता है, बार बार उनसे इंफॉर्मेशन मांगता है, एक्सप्लेनेशन मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तो जो एम्प्लॉयज है ना, उनका जो रेगुलर काम है उसमें रुकावट आ जाती है, उसमें ब्रेक आ जाता है, जिसकी वजह से उनका रूटीन टूट जाता है। इसके बाद है बेटा एक्सपेंसिव। कंटिन्यूस ऑडिट सिर्फ तभी मैंने आपको बताया था कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, वहीं ये फायदेमंद है। क्यों? अब ऑडिटर अगर सारा साल आपके पास आ रहा है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपसे बहुत कुछ मांगेगा, उसकी फीस भी ज़्यादा होगी, बार बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग होगी, तो ये एक्सपेंसिव रहेगा। मैकेनिज्म ऑफ वर्क। जो वर्क है ना बेटा वो मैकेनाइज्ड होगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा, प्री डिसाइडेड है। तो जो ऑडिटर है वो भी बोर हो जाता है, जो स्टाफ है वो भी कम इंटरेस्ट लेता है। कंटिन्यूस ऑडिट में कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती है। डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉयर्स स्टाफ। अब ऑडिटर बार बार, मैंने आपको बताया, वो बार बार आएगा, एम्प्लॉयर के स्टाफ से बात करेगा, उनसे एक्सप्लेनेशंस लेगा। तो जो एम्प्लॉयर का स्टाफ है उनको भी बहुत वक्त देना पड़ेगा ऑडिटर को, तो वो अपना इंपॉर्टेंट काम नहीं कर सकते। और अगर स्टाफ ना कोऑपरेट करे तो ऑडिटर तो उन पर डिपेंडेंट हो गया, तो ऑडिटर भी अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। लेस मॉरल इफेक्ट। अभी आप कहोगे मैम अभी तो आपने कहा कि मॉरल प्रेशर रहता है, अब आप कह रहे हो मॉरल प्रेशर नहीं रहता। कैसे नहीं रहता मैं बताती हूँ। जब ऑडिटर बार 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 एक ही कंपनी में पूरा साल आता जा रहा है, तो वो कंपनी के एम्प्लॉयज से भी जानकारी हो जाती है, उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है, तो वो फ्रेंडली हो जाता है एम्प्लॉयर के स्टाफ के साथ। तो ऐसा पॉसिबल है कि वही उस स्टाफ के साथ मिल जाए, वही उनके साथ कोलैबोरेट कर ले और कोई फ्रॉड कमिट कर दे, या यारी दोस्ती में अगला कह दे कि यार बस मेरे इस फ्रॉड को तू पकड़ियो मत। तो मॉरल इफेक्ट भी घट जाता है, क्योंकि वो प्रेशर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और प्रेपरेशन ऑफ द डिटेल्ड नोट। बेटा इसमें मैंने आपको बताया कि जब
टैंपरिंग हो सकती है, ऑल्टरेशन हो सकती है, कोई भी परिवर्तन हो सकता है अंकों में, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, सारे नोट्स रखने पड़ते हैं। जैसे ही ऑडिट हो रहा है वैसे वैसे इतने सारे डिटेल्ड नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो अगर वो इतने नोट्स बनाने पड़ रहे हैं तो उसमें टाइम की भी बहुत वेस्टेज होती है। प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर ताकि ये डिसएडवांटेजेस ना आए। सबसे पहले है बेटा इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज, वार्निंग। सबसे पहले तो वार्न करो स्टाफ को कि जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती जाती है उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अगर सपोज उसमें चेंज करना भी है तो पुरानी फिगर्स को काटा नहीं जाएगा, उन्हें चेंज नहीं किया जाएगा, जर्नल के अंदर नई एंट्री कर दी जाएगी ताकि एटलीस्ट क्लियर हो पाए कि ये चेंज किसने किया है और इसके पीछे क्या रीजन है। यूज ऑफ सीक्रेट टिक मार्क, क्या कर सकते हैं, ऑडिटर अपना एक सीक्रेट टिक मार्क यूज कर सकता है एम्प्लॉयज को जो ना पता हो कि ये मैं चेक कर सकता हूँ, यहाँ मैंने एक स्टार लगा दिया, मैंने एक टिक लगा दिया, जो एम्प्लॉयज को नहीं पता है। सपोज वो चेंज होता है, वो कट होता है, उसमें कोई भी या वो पेज ही फाड़ दिया जाता है तो ऑडिटर को इस बारे में पता चल जाएगा। और ऑडिटर स्टाफ को भी कह सकता है कि अगर आप कोई फिगर्स में चेंज कर रहे हो तो उसे रेड पेन से करो या ग्रीन पेन से करो ताकि वो अलग से दिख पाए। यूज ऑफ नोटबुक, जैसे आपको बताया कि डिटेल्ड नोट्स मेंटेन करता है ऑडिटर, तो वो इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं या बड़े बड़े टोटल्स हैं, पूरे अकाउंट के जो मेजर टोटल्स हैं या कोई फिगर को आपने काट के दोबारा लिखा है तो उन्हें एक नोटबुक में आप नोट कर ले ताकि वो बाद में यूज की जा सके, चेक किया जा सके कि ये फिगर जो है ये चेंज हुई थी। चेकिंग ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स, जो इम्पर्सनल अकाउंट्स है ना बेटा वहां सबसे ज्यादा चांस होता है कि फॉल्स एंट्री आप उसके अंदर कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में तो इतना चांस होता नहीं है। तो इसीलिए जो इम्पर्सनल अकाउंट्स है ना उनको फाइनल ऑडिट के टाइम पर फिर से चेक किया जाए, क्योंकि वहां पर जो फ्रॉड कमिट करने के चांसेस होते हैं, फॉल्स एंट्रीज के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। सिस्टमैटिक प्रोग्राम, जो ऑडिटर है उसको काम का एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम उसका रहना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए उसका कार्यक्रम बिल्कुल, और उसको जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे एक पार्ट की ऑडिटिंग हो गई वो एक बार में हो गई ताकि कंटिन्यूटी ना टूटे। तो जो अकाउंट्स हैं अगर हम बांट देंगे कि इतना अब होगा इतना अब होगा तो वो बहुत ही थरली, बहुत ही इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं। प्रेपरेशन ऑफ प्रोग्रेस टेबल, बहुत अच्छी बात है कि एक प्रोग्रेस टेबल बनाओ पहले ही, जहां जो जो आइटम्स ऑडिट हो गए हैं, जहां आप सारे आइटम्स लिख लीजिए और जो जो आइटम्स ऑडिट होते जाते हैं उन्हें मार्क कर दो जैसे जैसे वो कंप्लीट होते जाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम कहां पहुंच चुके हैं, हमारी क्या प्रोग्रेस है। चेंज इन ऑडिट स्टाफ, अब मैंने आपको बताया कि जो ऑडिटर है और जो उसका स्टाफ है वो फ्रेंडली हो जाता है कंपनी के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, तो क्या करो, क्या रास्ता है, उनको चेंज करते रहो, हर 3-3 महीने में, हर 4-4 महीने में उनको चेंज करते रहो ताकि पर्सनल रिलेशनशिप, रिश्ता उनके साथ ना बन पाए और ताकि वो मिलकर कोई फ्रॉड कमिट ना कर पाए।